Going on, dude? Welcome back. Welcome back to the channel. Uh, whoa! I should have prepared something. I should have prepared a skit. I should have prepared something. I should have prepared some rambling. हो सकता है मुझे टेड कजिंस्की का मैनिफेस्टो बोल देना चाहिए था पहले की 4 लाइनें जिसमें वो लेफ्टिस्ट्स को रेल लेता है भाई वो. Do you guys know who Ted Kaczynski was? He was the Unabomber. It was not Unabomber. He was a University A airplane bomber, because these were the two main things he used to target. Go and read about him. It's quite an interesting fellow. I wouldn't say obviously he was a terrorist, quote unquote. No, not quote unquote. He was a terrorist, but he did have some interesting ideas. Now the ideas were good. Okay, the ideas were, I wouldn't say good. They were thought-provoking ideas. And I say, go ahead. टाइम है, अगर संडे को खाली बैठे हो तो अपना एंटीना सेट करने के बजाय जाके एक बार यूनिबॉम्बर के बारे में पढ़ो, मज़ा आएगा. उसके बाद जो करना है वो करना. उसके बाद तुम फरी पॉन देखना, तुम्हें जो करना है वो करना. अश्लील पिक्चरें देखते रहते हो तुम लोग. अश्लील पिक्चरें. मेरे वॉज अ गाय, मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, और वो सुबह ही यूज़ टू कम स्टडी विद मी. यूज़ टू नॉट कम, यूज़ टू मेरे घर आता था पढ़ने के लिए. एंड आई रिमेंबर ही वॉज वन. एक बार ही वो सुबह के 4 बजे उठा. एंड उस आदमी को 4 बजे उठने के बाद नींद आ रही थी, तो उसे नींद से उठना था, तो वो पॉन देखने लगा सुबह 4 बजे. इट वॉज अ फ्राइडे. तो 4 बज रहे हैं सुबह के, ठंड हो रही है, ठंड लग रही है लोगों को, वो बैठ के पॉन देख रहा है. फक दैट शिट मैन, कम ऑन गाइस. चलो आज हम बैठ के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ वो कर लें, क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लें. फक मैन. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन. अगेन मैं पहले बता दूं, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सिर्फ बेसिक्स पढ़े हैं. मुझे चैप्टर क्वेश्चन वाइज नहीं किया मैंने. हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सॉलिड सेट हमारा हो रखा है, तो हम नहीं छेड़ने वाले उसे. देन विल गो इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस. और खैर लॉज ऑफ मोशन भी करना है. हम लोग के पास टाइम है, चिंता मत करो. आज का बस हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, आपको पता है ये वाला जो नंबर होता है, ये नीचे वाला नंबर, दिस आई गेस रिप्रेजेंट, ये नीचे वाला नंबर प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला नंबर नहीं, या तो ये प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है या तो ये न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करता है. इन दोनों में से कुछ एक रिप्रेजेंट करता है. और ऊपर वाला नंबर होगा 175 माइनस 71, दैट वुड बी 104. ठीक है. आई वॉन्ट टू से कि ये न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करता है और ये प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है. तो 71, 104 और 71. और यूजुअली जहाँ तक मुझे याद है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन यार ये आगे चल के ना आगे पीछे हो जाता है. आगे पीछे से क्या मतलब है, आगे चल के या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, मतलब या तो प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन जनरली बढ़ जाते हैं प्रोटॉन से. तो विल हैव टू, अब इस पोजीशन पे या तो हम ए कर दें. ए के अलावा मुझे कोई आंसर दिख भी नहीं रहा. 104 तो नहीं होने वाले, तो ए कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या लॉजिक था. हेलो बच्चों. शाउट आउट टू पीडब्ल्यू. So let's see the question, and the question is the number of protons, neutrons and electrons in this atomic elements respectively. मतलब यहाँ पे बेटा हमारे पास एक एलिमेंट्स गिवन है, हमें इसके लिए बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, किस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे जाते हैं, आप कितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है. दूसरी चीज बेटा आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो आपका होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब आपका सम होता है बेटा, उसको एटॉमिक मास बोला जाते हैं. अब यहाँ पर बेटा जो कि हमारे पास एलिमेंट गिवन होते हैं, तो जैसे एलिमेंट का आपका ये सिंबल हो गया बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास डाउन में लेफ्ट हैंड साइड में आपका होता है, ये जैसे यहाँ पर आपके पास ए है बेटा, तो हमने सही लॉजिक यूज किया था. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे वैल्यू आने वाली बेटा आपके पास आने वाली है. इसको फिर से सॉल्व करो, यहाँ पे कितनी आई बेटा 104 इक्वल टू यहाँ पर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आने वाला है. अब अगली चीज आपको ये पता रखना है बेटा, जब कभी हमारे पास एलिमेंट जो आपका होता है बेटा, अगर आपका एलिमेंट जो है वो आपका न्यूट्रल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, देख सकते हो 1 और सेकंड में जो ये मतलब हो सकता है एलिमेंट न्यूट्रल हो. सही बात है, इनकी बात भी सही. एलिमेंट न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन है. इसे ऐड नहीं कर रहा मैं. बेरियम 2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन. सब में चार्ज है, ठीक है. तो सब में पॉजिटिव चार्ज है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है. 2+, यानी कि आप हीलियम तक पहुंच जाओगे. तो हीलियम तो है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं.
या लिथियम 1+ भी चल जाएगा, लिथियम 1+ है ये रहा, समझ गया ना। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब आप पीछे चले गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन के मामले में ना कि पीरियोडिक टेबल में ऑब्वियसली आप पीछे चले गए इलेक्ट्रॉन के मामले में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही होता है सेम इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, आओ देखते हैं, चलो CO, ठीक है, वैलेंस वो इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन 4 और कार्बन 4 हो गए, सॉरी कार्बन के 6 वैलेंस नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 6 हो गए, तो 4 6 10 हो गया, ठीक है 10, ठीक है। कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस का 4 दिख रहा है क्या आप लोगों को, आई होपफुली दिख रहा हो, यानी कि 5 5 10 हो गया, क्योंकि 5 + 1 नहीं, 1 सेकेंड, 5 होता है ऑलरेडी, तो उसमें +1 कर दोगे तो 6 हो जाएंगे, तो 6 + 4 हाँ 10 हो गया, ठीक है जी। ओके, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 और एक चला गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन से एक चला गया, ज़रूरी नहीं है ऐसा, डिपेंड कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो सब छोड़ो, बस इतना ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ठीक है, तो 5 और 5 इसके 6 होने चाहिए थे, लेकिन एक चला गया तो 5, तो ये भी 10 हो गया, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 की, और कार्बन की वैलेंसी होती है, सॉरी कितनी है, 4 की वैलेंसी होती है, और उसमें 2 डाल दोगे तो 6 हो गए, तो ये तो नहीं होगा आंसर। दूसरा देखो 10 आया था, 10 हम लोग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आया था, ये 11 हो गए, यहाँ पे एक कम कर दो, ये 11 हो गए, एक कम कर दो, ये 9 हो गया। क्यों एक कम कैसे करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही था जितने होने थे, यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, फिर जाहिर सी बात है। और यहाँ देखो यहाँ पे 9 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, ये तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे हो गए 4, ऐसा कैसे हो सकता है, एक भी आंसर कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक भी आंसर सही नहीं हो। पता है ये कार्बन 2 होगा ये, ठीक है, हाँ ये कार्बन 2 है, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन 2 है, जो 2 जो है ये थोड़ा नीचे आ गया, ये कार्बन 2 होगा, ये 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ और सेंस नहीं बन रही है, नीचे वाले तो कहीं है ही नहीं, ऊपर ये जो देखो हर जगह कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन ही होना चाहिए था। ये जो कार्बन का, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये नंबर जो 2 है बहुत नीचे आ गया, फालतू है वो। द आयन दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोक्साइड इज, 10 हो गए, 10 किस में आएंगे, 10 इसमें आ जाएंगे जी, CN- में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ऑक्सीजन 2-, ठीक है, ऑक्सीजन 2- होगा कितने, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये तो टेलूरियम तो बहुत, सॉरी थैलियम तो बहुत ही ज़्यादा आगे हो गया, तो ये तो पक्का कहीं ना कहीं, ये तो बिल्कुल ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, टेलूरियम बहुत ही ज़्यादा आगे आता है भाई, सॉरी टेलूरियम नहीं थैलियम, तो इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम फॉल्स इन द विजिबल रीजन, आई हैव नो आइडिया। अच्छा ये इसका मतलब क्या है इन सब चीज़ों का, ये लेमन पैशन वो ब्रैकेट बाल्मर सीरीज़ का मतलब क्या होता है, इट्स गुड क्वेश्चन। लेट्स डेल्व डीप इनटू दैट। पहले तो कुछ आंसर पिक ही कर लेते हैं, तो मुझे नहीं पता है, आई वुड गो विद लेट्स गो पास्चन, बाल्मर है, ठीक है। मेरे हिसाब से इनका क्या होना था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन द विजिबल रीजन, एक्चुअली सीरीज़ होती हैं, तो हमें ये पता चल रहा है इनका नाम है, ठीक है। हाइड्रोजन में मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है, हाइड्रोजन में आप जब हाइड्रोजन आपने हाइड्रोजन उठा लिया, यार होल्ड अप यार, समथिंग केम अप, अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा टरका देता हूँ मैं, हाँ। तो आपने हाइड्रोजन उठा लिया, अब क्या यार, मुझे राइडर इतना तो याद है कि 1/, ऐसा कुछ होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे शायद राइडरबर्ग कांस्टेंट होता है, ये 1/n1, सॉरी 1/n2 माइनस 1/n1 माइनस 1/n2, ठीक है। हाँ
ये सब है क्या? ये मैंने अपनी ऐस से पुल किया, ये जो फार्मूला ये है क्या भैया? पहले ये तो समझाओ, ऐसे कुछ भी अंट थोड़ी लिख दोगे। देखो शेल पता है, शेल N1, N1, ये दूसरा, ये थर्ड नंबर का था शेल, ये थर्ड नंबर का शेल, ये फोर्थ नंबर का शेल। शेल है ये, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है। या अगर ऊपर से नीचे भी आ रहे हो तो भी अभी कंसिडर होगा। देखो जब आप ऊपर वाली एनर्जी लेवल से नीचे वाली एनर्जी लेवल तक आओगे तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब है आप एनर्जी दे रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, मतलब आप एनर्जी लूज़ कर रहे हो। और वो एनर्जी निकलती किस फॉर्म में? वो एनर्जी कोइंसिडेंटली लाइट के फॉर्म में निकलती है। मान लो कि आप नंबर 4 से गिरे नंबर 2 पे, तो एनर्जी कम हुई। अब वो एनर्जी जाएगी कहाँ भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम की चीज़ होती है भाई। वो एनर्जी गई तो गई कहाँ? वो एनर्जी गई आपकी बाहर निकल के लाइट के फॉर्म में। लाइट ऐसे निकल के बाहर आ गई, ठीक है। लाइट ऐसे निकल के बाहर आ गई, और इस लाइट की जो हो गई ना, ये जो लाइट है इस पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, चलो अब क्या करना है? अभी कुछ बचा ही नहीं। हाँ तो ये पूछ रहा है अब ऐसी कोई वो बताओ। अच्छा ये सीरीज़ क्या हो गई? अबे एक ही बारे में सब कुछ नहीं बताऊँगा मैं, थोड़ा सस्पेंस में रखो। सीरीज़ होती है कि आप जब N2 से N1 पे गिरो तो वो लेमन सीरीज़ शायद होती है, N3 से N1 पे जाओ तो बालमर सीरीज़ होती है। कुछ ऐसा सब सीरीज़ वगैरह होती हैं, वो आ जाएंगी। अभी मुझे इतना क्लियर नहीं है, ऐसे मैं कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ये चीज़ करने की खुशी में मैं अभी गिव अप करने वाला था, सही बताऊँ तो मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा सोने का सो जाऊँ। इसकी खुशी में ये लो, लेट्स गो ओके ठीक है। अब क्या करें? हाँ तो भाई ऐसी वेवलेंथ जो विजिबल लाइट में हो, बताओ कौन सी सीरीज़ में है? तो हमें पता चल गया बालमर है। अब मैं आगे की चीज़ सर समझाएंगे, सर बताएंगे और हम कोशिश करेंगे अपनी भाषा में समझाने की। Hello Joe, let's see the question. And the question is, which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen? false in the होता क्या है? पास होता है हायर ऑर्बिट, मतलब जब वो हायर ऑर्बिट होता है आपका, वो अगर जंप करके, ठीक है, N2 3 4, अगर आप N2 3 4 इन्फिनिटी से नीचे आओगे तो मतलब इसलिए हायर ऑर्बिट। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। वैसे आपके पास 6 एंड बेटा हम लोग बार बोलते हैं हायर से लेवल पर 3 विजिबल होता है। यूनिट में एक्चुअली जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट जब तक सेकंड ऑर्बिट में आया होता है, तो उस केस में जो आपकी ट्रांजिशन होती है, वहां पे जो आपका होता है बेटा, वहां पे जो इनिशियल स्टेट कर रहा होता है, जो लाइट है एनर्जी है इलेक्ट्रॉन कनेक्ट कर रहा होता है, वो आपका आता है बेटा विजुअल रीजन में, वो आपका आता है बेटा विजुअल रीजन में। उसके बाद ये जो हमारे पास में बेटा पी होते हैं बेटा, ये सभी आपके इंफ्रारेड रेज रीजन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, बालमर सीरीज। आपको ध्यान रखना है, वो आप ये प्रोसेस समझाओ बेटा, इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। थैंक यू बच्चों। देख रहे हो भाई, स्पीड देख रहे हो कितनी जल्दी समझाऊं मैं। शीट छोरी, लेट्स गो। हाँ चलो, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, मतलब व्हाट द फक वाज दिस शीट? ये रैम्पेज जैक्सन की इमिटेशन थी ये। रैम्पेज जैक्सन इज अ वेरी फनी गाय, गो चेक हिम आउट ऑन यूट्यूब। शाउट आउट टू रैम्पेज जैक्सन, इज अ वेरी फनी गाय, वेरी नाइस पर्सन। The hell you want? Okay. So ये आपका नंबर 1 का है, ठीक है। आप कहीं से भी कूद के, किसी भी फ्लोर से कूद के आओ, नीचे गिरो, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे गिर गए आप, किसी भी फ्लोर से, चाहे वो नंबर 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से, तो आपके ऊपर एक सीरीज़ बनाएंगे नेटफ्लिक्स वाले, और उसका नाम लग देंगे लेमन सीरीज़। नेटफ्लिक्स वाले तो होते ही एकदम आगे, डोंट डिफेम मी, फक नेटफ्लिक्स। हाँ नो, नेटफ्लिक्स कैन सक माय डिक, स्टिल नॉट डेफेमेशन। Netflix can eat my head, still not defamation भाई। खैर जो ही है, आप ऊपर से गिरो N3 N4 N5 से, नीचे गिरो सेकंड फ्लोर पे गिरे ऊपर से बारहमा सीरीज़, थर्ड फ्लोर से गिरे, फोर्थ फ्लोर से गिरे, थर्ड फ्लोर पे गिरे, अगर फर्स्ट फ्लोर पे गिरे तो आपके पाशन सीरीज़। गिरने का क्या मतलब, आपकी हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी से जाओगे तो गिर रही हूँ तो बोलूँगा मैं, डाउनफॉल ही तो बोलूँगा।
डाउनफॉल चल रहा है मेरा 2002 से, समझे? 28 फरवरी 2002 से भाई का डाउनफॉल चल रहा है। खैर आओ इधर। क्या करूं आगे? हाँ तो फर्स्ट फ्लोर पे गिरे आप, ऊपर से कहीं से भी गिरो उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे गिरे तो लेमन सीरीज, सेकंड फ्लोर पे गिरे तो बालमर, थर्ड फ्लोर पे तो पाशन, फोर्थ फ्लोर पे गिरे तो ब्रैकेट, फिफ्थ फ्लोर पे तो फंड, PFUND। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब ये भी याद रखेंगे कि हम लोगों का जो पाशन सीरीज़ में जब पाशन सीरीज़ होती है, यानी कि जब कोई पाशन सीरीज़ क्या होता है बताना, कौन से फ्लोर पे गिरेंगे? तो जी नंबर 1 फ्लोर पे। किस फ्लोर से गिरेंगे? तो किसी भी फ्लोर से गिर जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब यार रुक जाओ यार, मैं हैव टू स्लीप, आई विल बी बैक। ओके, बैक फ्रॉम द गेम, व्हाट? बैक फ्रॉम द ब्रेक, या बैक फ्रॉम द ब्रेक। I have my tea with me and I have everything we need. Chalo, let's start. Let's continue. Sorry, not start. ठीक है, चलो next question. Calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer. Okay, so energy, जब आप एनर्जी निकालने जाओ तो वैसे तो ये फार्मूला मैं यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए डेराइव करने का कोई मतलब नहीं है, बट hc/λ होता है। अगर आपको याद रखना है तो इतना याद रखना कि देखो ये एक एटम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक एटम है जिसको मैंने पहले ऐसे ऐसे एक ही जगह पे ऑसिलेट किया, ठीक है, एक ही जगह पे ऑसिलेट किया। फिर ये एक एटम है जिसे मैं ऐसे 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 जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा हूँ एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही जगह बहुत जल्दी जल्दी। आपके हिसाब से ज़्यादा एनर्जी किस में है? इंटुइटिवली सेंस आएगी आपके दिमाग में कि ज़्यादा एनर्जी इसी में है, भाई ज़्यादा एनर्जी इसी में है, इतना ज़्यादा इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी इसी में होनी चाहिए। वैसे ही तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी के, और फिर हो जाता है एनर्जी बराबर अपना, अगर आपको हटाना है तो कांस्टेंट लगाओगे HF, और आपको पता है कि F इंटू लैम्डा होता है अपना स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट नहीं, वैसे स्पीड मान लो जो भी वेव की। ये तो खैर अभी हम लाइट लेके चल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट लेके मानेंगे, वरना कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी स्पीड हो सकती है इन लोगों की। खैर तो आप कुछ नहीं, इसमें वैल्यूज पुट इन कर दो, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और आपका लैम्डा हो गया 45 नैनोमीटर। 45 नैनोमीटर मतलब 45 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। एक बार यूनिट, आंसर का यूनिट चेक कर लेते हैं। आंसर में यूनिट नहीं दे रखा है, एनर्जी जूल्स मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि जूल्स होगा, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे मान लो तो 15, ठीक है। और इसे 6.6 अगर मान के चलोगे तो 15 15 3 से कितना होता है 45, 15 4 जा 60 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। 4.42 इंटू 10 टू पावर -15 आएगा या 10 टू पावर -18 आएगा। चलो अब ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। देखो तो अभी इसे 6.6/15 रखो, अभी इतना ही रखो, अभी और मत छेड़ो इसे। 10 टू द पावर -34 है, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। 9 10 टू द पावर -9 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8 + 9 हो गया आपका 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर -17। अब इसे 66 बना लो, अगर आपको 4 बनाना है तो यहाँ पे 60 से ऊपर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 6.6 था, इसे 66 बना लो तो ये हो जाएगा -18, और आपका आंसर आ गया D। चलो, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, ये दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम लाइट विद फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, आपको इसकी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी बतानी है नैनोमीटर में ऑफ अ क्वांटम लाइट विद फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 15। अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, चलो ठीक है। तो आपकी एनर्जी हो गई
या फिर इसकी एनर्जी निकालने की भी क्या ही ज़रूरत है आपको ये पता ही है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आप पे स्पीड ऑफ लाइट भी है, तो एफ इंटू लैम्डा आपका हो गया सी के बराबर, और लैम्डा आपका हो गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन 10⁸ अपॉन क्या, अपॉन क्या, एक सेकंड रुको, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। 6 इंटू 10⁵, ठीक है, और नैनो मीटर में होना चाहिए, तो हमें 10⁻⁻9 हटा लेंगे हम, रुक जाओ अभी मत हटाओ, क्या था ये 15 था, सॉरी पॉजिटिव का 15 था। इसे अगर 30 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 7 कर देते हैं, यहाँ 30 ले लेते हैं, ये हो गया 5 इंटू 5 है कहीं आंसर 5 है, तो यही होगा, ये होगा। आपको 5 मिल गया, ये 50 तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब आपको 5 मिल गया, यहाँ 75 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, आपको 5 मिल गया, तो ऑब्वियसली आप 50 लाने की कोशिश आप करने वाले भी नहीं हो। फिर भी अगर मन है तो देखो ऐसे हो जाएगा ये 5 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा नेगेटिव कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -8 है ना, -8। और आपको एक नैनोमीटर करना है, तो ये तो 5 इंटू नैनोमीटर होता है जब लास्ट में 10⁻⁻9 होता है, तो इसमें यहाँ एक 0 डाल दो, इसे 10⁻⁻ डाल, ये 9 डाल दो, और ये आपका नैनोमीटर्स में आंसर आ गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल। ओहो, इस वाले यूनिट से मैं ज़्यादा खेला नहीं हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं मेरे को। इस गिवन एस, चलो कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, आई हैव नो क्लू टू बी ऑनेस्ट कैसे आंसर करना है इसे। अर्ग्स पर मोल, अच्छा वैसे अर्ग्स दे रखा है, ठीक है, आई डोंट नो अर्ग्स को एक्चुअली हम बोलते क्या है, ERGS को अर्ग्स प्रोनाउंस करते हैं या क्या प्रोनाउंस करते हैं, अर्गो वगैरह ऐसा हो में भी कुछ, हम लोग मे बी यूनिट से खेल सकते हैं हम लोग चाहें तो। कैसे बताओ कैसे, देखो आपको एनर्जी तो पता है, अब आंसर से क्वेश्चन निकालेंगे हम, सॉरी ऑप्शन से हम लोग कोशिश करेंगे निकालने की। अरे यार पहले ना इसे खींचा जा सकता था, अब खींच नहीं पाऊँगा मैं इसे, क्या मतलब, क्या मतबल। देखो ऐसा है, अरे यार इसे डिलीट करना पड़ेगा वापस जाके, ये क्या है, अच्छा हाँ, कुछ समझ में नहीं आने वाला भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे अलग से डिस्कस करना है, तो ये क्वेश्चन मैं सामने रख नहीं पाऊँगा, मतलब इसको केमिस्ट्री वाले स्क्रीनशॉट को साथ में रखूँगा नहीं मैं। ये क्वेश्चन डिस्कस करने कितने क्वेश्चन है ये है 31 क्वेश्चन। चलो आओ भाई, क्या है भाई आज का कुछ बताओ। 1 घंटा 4 मिनट, वो द फक यार। आज प्रेफरेंस लिस्ट भी अब थोड़ी सी अपडेट करनी थी यार मेरे को, फ्रीज हो जाएगी वो आज, DU वाली जो प्रेफरेंस लिस्ट है। खैर वो सब छोड़ो, ये देखो यहाँ पे मैजिक की बात तो ये है कि आप यहाँ नोटिस करो, हर ऑप्शन में लास्ट में लैम्डा है, ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि E = hc/λ, ठीक है, इसका क्या करें, तो आपको h की वैल्यू दे रखी है 6.627 अर्ग्स, ये एनर्जी की होती है बात है, जहाँ तक मुझे याद है एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं ये, ठीक है। द फक मैन, अर्ग्स पर मोल, मे बी मेरे हिसाब से मे बी 6.62 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी से तो मल्टीप्लाई करना ही है यार, सी से, लेकिन यार क्या दे रखा है हम लोगों को, एनर्जी एब्जॉर्ब निकालनी ही अर्ग्स पर मोल में है, तो क्या सी से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है? सवाल की बात तो ये है।
आओ यार खुद देख ही लेते हैं, सब फालतू में दिमाग ख़राब तो बनना। अरे यार क्वेश्चंस डिलीट करने पड़ेंगे सेपरेटली। Hello बच्चों, let's see the question and the question क्योंकि मुझे अभी याद आया कि एक दो तो मैंने पहले ऐड कर रखे थे। is according to law of photochemical equivalence, the energy absorbed in Earth per mole is given as, मतलब यहाँ पे बेटा हमें according to law of photochemical equation हमारे पास होती है ना, उसमें हम लोग एनर्जी absorbed को Earth per mole में लेना। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंजेस क्या है, आपको पता है कि हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है मैक्सवेल इक्वेशंस का, वो आपका होता है E इक्वल टू hc वाले का। यहाँ बेटा जो हम एनर्जी निकाल रहे होते हैं, ये जो आपके एक फोटोन की एनर्जी हुआ करती है, एनर्जी होती है बेटा अच्छा ये एक किसकी है? एक फोटोन होती है, एक सब्सटेंस की आपकी हुआ करती है। अच्छा एक सब्सटेंस की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा हमें एनर्जी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मोल। तो आपको पता है बेटा कि हमारे पास जो एक मोल होता है, तो एक मोल में जो आपकी क्वांटिटी होती है वो आपकी 6.023 into 10 पावर 23 आपकी हुआ करती है। और एक मोल में निकालने के लिए क्योंकि एक एटम होता है या फिर एक प्रोटॉन होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए बेटा इसको हमें अगर एक मोल में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर अवेलेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा था, बिलीव इट और नॉट। यार ठीक है मत मानो भाई। अब बेटा इसी फॉर्मूला यूज करते हैं, मेंशन करके 2 10 टू पावर कर रहे हैं बेटा, वेव एनर्जी दी है बेटा साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं आप इसी इक्वेशन ऑफ की बेटा ये 1 बहुत आसान था यार, सही जा रहे थे हम लोग। अच्छा मैं समझ गया गलती क्या हो रही थी। देखो सुन एक बार पढ़ लो। रीज़न भूल गया यार मैं, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि मैं सोच रहा था सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा आएगा, लेकिन वो अर्ग्स में वो हो गया। मतलब मुझे लगा ना कि यार आंसर में तो सेंटीमीटर पर सेकंड जो दे रखा था हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ये देखो ये तो काउंट ही नहीं हुआ। मैं ये सोच रहा था लेकिन वो काउंट हुआ है, वो इसमें काउंट हो गया था, अर्ग्स में काउंट हो गया था। अगर समझ में नहीं आता तो छोड़ो, मेरे ऐसी फालतू के डाउट रहते हैं। Moving on, I should stop cursing in my videos. My YouTube is suppressing my videos. The energies of even into एनर्जी दे रखी हो उसकी वेवलेंथ बताओ। तो अगर 1:2 का रेशियो है तो वेवलेंथ का रेशियो होगा 2:1 का, है ना? क्यों भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो E1/E2 अगर इक्वल है 1/2 के, तो हम लोगों का क्या होना चाहिए? हाँ ये होना चाहिए, बी होना चाहिए, 2:1 का रेशियो होना चाहिए। मतलब लैम्डा को इधर ले आओगे, लैम्डा को इस साइड ले आओगे तो ये 2 हो गया जाएगा। तो 2 या 2:1, 2/1 एक ही बात हुई। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इस, ये वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। ये सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इससे मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं रुक जाओ, मैं बताऊँ तो मैं कर ही देते हैं, इसे स्किप करने का क्या मतलब है। वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम, क्योंकि देखो पहले डिजिट सारे अलग हैं तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वेवलेंथ हो जाता है HC, यानी कि 6 पॉइंट्स नहीं देखो फ्रीक्वेंसी, हाँ सॉरी वो वेवलेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा सीधा फ्रीक्वेंसी 3/8। 3/8 कितना लिख सकते हो? 3/8 को 8 4 जा 32, तो 8 4 जा या 8 3 जा के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करेगा ये। तो हम लोग चलते हैं 8 4 जा के साथ। आई होप, मतलब ये इसे पॉज कर लो, अपने हिसाब से कर लो, मैं अपने हिसाब से कर रहा था। एवरी वन फॉर देम सेल्स। सबसे मेरे को जो सबसे आसान तरीका लगता है मैं उसे सीखे। आपको एनर्जी दे रखी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताओ। अच्छा जी ऐसा ही है, आपको एनर्जी दे रखी है, यही वाला फार्मूला उठा लो, यही वाला फार्मूला उठा लो फार्मूला, ठीक है। ये आपको वेवलेंथ निकालनी है तो H था आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻8 अपॉन एनर्जी कितनी थी? जूल्स में है ना, जूल्स में होनी चाहिए। हाँ ठीक है, जूल्स में नहीं तो किस में हो सकती थी? अर्ग्स में हो सकती थी। और किस में हो सकती थी? मतलब अर्ग्स मिली जूल्स में हो सकती थी, वो तो किलो जूल में हो सकती थी भैया, क्या पता। 3 -19। देखो फर्स्ट डिजिट सबके ना ऑलमोस्ट नहीं, फर्स्ट डिजिट सेम नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा बैठ के। चलो छोड़ो, ये 3 से 3 काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
10 टू द पावर नेगेटिव 19 था ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो गया इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 19, ठीक है। 19 प्लस 8 हो जाएगा 27, 27 में 7 ऐड और 7 और ऐड करो तो आपका 7 अगर और ऐड करोगे 19 में, सॉरी 27 में, तो आपका 34 हो जाएगा। तो ये बेसिकली लास्ट आपका आंसर आ गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 7। अब दिक्कत की बात ये है कि हमें आंसर निकालना था नैनोमीटर में, नैनोमीटर के लिए चाहिए थे लास्ट में नेगेटिव 9। नेगेटिव लाइन अगर जाना है तो 2 आप खांचे आगे चले जाओ, 662 से रिलेट 656 भी ठीक है, हाँ ये भी सही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए 662, हम लोगों का 662, इन लोगों का 656, क्या फ़र्क पड़ रहा है। What will be the longest wavelength in Balmer series of spectrum? अब यहाँ मज़ा आने वाला है, ये थोड़ा अनचार्टेड टेरिटरी में हम लोग आ चुके हैं। देखो ऐसा था, आप गिरे फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर से गिरे फर्स्ट फ्लोर पे लेमैन, आप गिरे ऊपर से सेकंड फ्लोर पे, तो मतलब N3 N4 N5 इन्फिनिटी से गिरे सेकंड फ्लोर पे, वो हो गया बाल्मर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया है। चलिए हम लोगों के केस का पहला पार्ट हो गया है फिगर आउट। अब हम लोग इस केस में आगे बढ़ते हैं। शेरलॉक होम्स कॉस्प्ले चल रहा है क्या भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ तो 1/λ हो गया। ओह फक मैन, हम लोगों को राइडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही नहीं है, और इसके बिना निकलेगा नहीं, इसके बिना आंसर नहीं निकलने वाला। 1/n1, रुक जाओ कोई बात नहीं, फिर भी जहाँ तक होगा तो जा सकते हैं। 1/n2 n2 माइनस 1/n1। अब ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों के पास क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म, ऊपर वाला टर्म, अगर ये मान के चलूँ ये बहुत छोटा आना चाहिए। और स्पेसिफिकली ये टर्म अगर मैं देखूँ तो ये टर्म में जितना छोटा नंबर है उतना बेटर है। छोटा कैसे आएगा, इसको छोटा कैसे करोगे, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं भैया। अगर आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ न्यूमरेटर में कम वैल्यू रखनी पड़ेगी। खैर यहाँ पे तो न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट है और ये है, तो इसकी कम वैल्यू कब आएगी, व्हेन विल बी 1/n2 माइनस 1/n1। इसे सॉरी n1 नहीं लिखना चाहिए था, n1 की जगह मैं कुछ भी लिख दूँ, nx लिखूँ, रुक जाओ अभी के लिए nx लिख देता हूँ, nx नहीं nx, ठीक है nx लिख दिया। अब क्या आगे क्या हो सकता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आगे क्या कर सकते हैं हम लोगों को छोटी वैल्यू चाहिए, ठीक है, रुक जाओ nx माइनस n2 nx, तो ये नंबर बहुत छोटा होना चाहिए, ये नंबर छोटा हो जाएगा। एक्चुअली ये नंबर जब छोटा होगा जब तीसरे से दूसरे नंबर पे गिरोगे, और एक्चुअली ये करने की ज़रूरत थी भी नहीं, इतनी फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं फिर से समझाता हूँ, मैंने अभी क्या समझाया, फिर उसका और एक बिल्कुल लॉजिकल छोटा सा स्टेप बता दूँगा मैं। हम लोगों को निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब हम लोग सीधा सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, सीधा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें राइडरबर्ग कांस्टेंट नहीं पता है हम लोगों को, तो हम नहीं कर पाएंगे सॉल्व वो। चलो वो सब छोड़ो, ये होता है फॉर्मूला। ये आया कहाँ से, ये एक्चुअली इसका थोड़ा बहुत लंबा डेरिवेशन है। होल्ड अप यस, अपॉलॉजीज अबाउट दैट, ठीक है चलो। हाँ तो मैं क्या कहता आपको ना, फिर ये आपको ये तो पता होगा ना कि आपको अगर ये वाला टर्म छोटा चाहिए, आप चाह रहे हो ये वाला टर्म आपको बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ पे जितना छोटा टर्म रखोगे उतना बेटर है, ठीक है। कल के देख लेना है यार, दिमाग ख़राब मत करो। तो आपको ये वाला टर्म जो है, ये ओवरऑल टर्म बिल्कुल छोटा है, ऐसे थोड़ा हल्का सा सॉल्व करोगे तो ये आपका हल्का सा सॉल्व करने के बाद ये आने वाला है nx माइनस n2। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इन केस यू गाइस कैन नॉट सी, यू आर बैड शिट ब्लाइंड। n2 nx n2 जो भी है, ठीक है जी। अब ये छोटा नंबर n क्या था याद है अगर आपको, n शेल है, तो आप सबसे छोटा अगर यहाँ पे आपको चाहिए बिल्कुल छोटा चीज़ यहाँ पे, तो आप तो वो 3 रख लो यार, 3 रख लो, 3 माइनस
3 माइनस 2 1, इससे छोटा नंबर नहीं आने वाला। 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, ऐसे ऐसे नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो आपको 3 रख लो। और इससे ज़्यादा इजी लॉजिक मैं अगर बता दूं आपको पता है, एक बात याद रखना, ये तो थोड़ा क्या बहुत लंबा लॉजिक है ये। आप मान लो आप गिर रहे हो शेल नंबर 3 से, ठीक है, शेल नंबर 3 से गिरोगे। आपको पता है आप जब गिरते हो तो आप एनर्जी रिलीज़ करते हो, ये बात आपने एकदम दिल में लगा ली है। आप जब गिर रहे हो आपकी एनर्जी कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी दे के ही गिरोगे, नीचे एनर्जी दे के गिरोगे भैया। तो जब नीचे गिरोगे तो एनर्जी दोगे। आपको पता है कि एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। आपको चाहिए वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, तो आप एनर्जी चाहोगे कि जितनी कम एनर्जी हो सके उतनी कम एनर्जी दूँ मैं। और जितनी सबसे कम एनर्जी तभी दोगे जब एक फ्लोर से कूदोगे। मान लो अगर यहाँ से कूद गए भाई, N4 से कूद गए तो ज़्यादा एनर्जी दे दोगे भाई, ज़्यादा एनर्जी दे दोगे, वेवलेंथ छोटी पड़ जाएगी आपकी। तो वैसे तो सीधे सीधे यही पता चल जाना चाहिए था कि N3 से N2 लेना है आपको। देखो लास्ट में हम लोगों का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा लैम्डा राइडरवर्ग कांस्टेंट 1 बाय, अच्छा बाय द वे स्क्वायर होता है, शायद स्क्वायर होता है ये मेरे हिसाब से, हाँ स्क्वायर होता है ये, सॉरी एक चीज़ और ऐड कर लेना, स्क्वायर होता है ये। तो ये हो गया 1/4 2 का स्क्वायर और 1/9, तो ये हो गया ओवरऑल R 9 - 4 हो गया 5, 9 4 हो गया 36। और आंसर लास्ट में निकलेगा लैम्डा बराबर 36/5R। R जितना भी हुआ R देख लेते हैं कितना। हे गूगल, चलो ठीक है छोड़ो, आंसर क्या पूछना, मैं सोच रहा था उससे राइडरबर्ग कांस्टेंट निकलवा लूँ। Hello बच्चों, let's see the question and the question is what will be the longest wavelength line in the Balmer-Zeta of the spectrum? हमें ये बताना बेटा हमारे पास Balmer-Zeta of the spectrum होता है। चलो सर जब उसमें तक आपके बता longest रहे wavelength जब line तक मैं था। टाइप तो आपको कर यहाँ पर ये बताना चाहिए बेटा कि आपकी एनर्जी और वेवलेंथ जो होते हैं वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम कहते हैं बेटा आपके जो ब्लैंक वेव होती है ना E = hc बाय लैम्डा, यहाँ से आप समझ सकते हैं बेटा h और c तो आपके कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ से बेटा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनर्जी जो होती है वो आपके वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर क्वेश्चन बेटा आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन पूछ रहा है, इसका मतलब आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको जो होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ गिव्स मिनिमम एनर्जी यहाँ पर आपको लेना क्या देगा बेटा, मिनिमम एनर्जी यहाँ पर आपको पता अगर हाई होता है वो जो आपके तो सॉल्व करके बैठे जहाँ पर आपको N2 का जो होता है आपको बार रिलेशन 1/2 और डिवाइड करके दो। अच्छा ऐसा है, RZ² है, अच्छा ये 1 क्या है बात है, पहले एक बार सर से पूछ लूँ Z² क्या है। यहाँ पे रेगुलर इक्वेशन से सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पर आपको 1/वेवलेंथ इक्वल टू होता है बेटा या फिर R/Z² और 1/N1² - 1/N2² ये आपके पास फॉर्मूला हुआ करता है। R को बेटा आपके रेगुलर कांस्टेंट होता है, इसकी तो आपके पास वैल्यू क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ R की वैल्यू हमारे पास जो होती है बेटा आपके पास 109677 सेंटीमीटर इनवर्स आपकी वैल्यू होती है R। Z बेटा क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वही पर आपको बार ये समझ करती है, तो Z की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर 1 लेने वाले हैं। अच्छा हाँ बाय द वे ये जो सीरीज़ है ना, अगर आपको याद हो, मतलब मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था आपको, तो मैंने हाइड्रोजन लिखा था सबसे पहले, क्योंकि ये हाइड्रोजन में एक्सपीरियंस करी जाती है ये जो सीरीज़ होती हैं। क्या बाकी में नहीं होती? बाकी में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। आप इसको सॉल्व हाइड्रोजन से क्यों करते हैं? सही क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बताना कमेंट में। बेटा यहाँ पर आपको N1 की वैल्यू जब आप ये परसेंट से मिनिमम वेवलेंथ पूछा होगा बेटा फिर N2 क्या की होगी आपके लिए इसको सॉल्व 109677 सेंटीमीटर कर है। सकते हो। तो इसका आपके पास यहाँ पे लैम्डा का है तो 6 * 2 मीटर में आपके पास जैसा यहाँ पर बराबर हो जाएगा। चलो एक बार डाल के देख लेते हैं क्या था। 36/5R ये हो गया 36/5 तो कुछ था ही नहीं मेरे हिसाब से, तो हैं 36/5 वही तो है, शेल का ही तो नंबर है। हाँ तो इंटू 10 कितना 109677 109677
ऐसे ऐसे ले लूँ 1.967 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 5 हो गया, ठीक है। हाँ ऐसे ले लो, 1 ही ले लो इससे अच्छा। हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो इसे हटा ही दो, इसे हटा दो, हाँ क्या दिक्कत है। 36/5 इंटू 10⁻⁻⁵। अब आपको चाहिए नैनोमीटर में, ठीक है। तो अभी नैनोमीटर में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगभग अगर इसे 35 लेके चलोगे तो इसे 7 हो गया ये, ठीक है। लेकिन यार 7 के आसपास तो हाँ ये है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात, इसे 7 लेके चलो। 7 इंटू 10⁻⁵। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। इंटू 10 1 2 3 4 5 10। अच्छा सेंटीमीटर में भी तो था ये, हाँ ये सेंटीमीटर में भी तो है। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, इस चीज़ को मीटर में कन्वर्ट करो। क्यों मीटर में क्यों कन्वर्ट करें? क्योंकि आप नैनोमीटर में आंसर चाह रहे हो, ठीक है। ये अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको अगर खेलना है इसके साथ तो। हाँ ठीक है, चलो इसे मीटर में कन्वर्ट किया तो ये पर सेंटीमीटर था ना, इसे मीटर में कन्वर्ट, मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये तो बताओ। हाँ मीटर में ऐसे कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷ हो जाएगा ये एक्चुअली। हाँ जो भी है, तो 10⁻⁻⁷ हुआ। इसे 9 में कन्वर्ट करना तो 700, 2 0 लगा दो, 10⁻⁹ हो गया ये। राइडरबर्ग ही है ना ये, वो वाला है या रिडबर्ग है ये, बताना ज़रा कोई। मित्रेस समझ गए ना क्या क्या हुआ है? मस्त। एक्चुअली हमने इतनी एस्टिमेशन क्यों करी, ऐसी नहीं कर रहा था। अच्छा एक चीज़ ऐसे, मतलब मैं कभी एस्टिमेशन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ क्या क्या एस्टिमेशन किया, ये 0 हटा दिया, सॉरी ये इसे 1 मान लिया। ये तो चलो 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल क्लोज था। यहाँ देखो, यहाँ हमने ना आंसर को नीचे किया है। रुक जाओ, चलो ऐसा 36 ही मान के चल रहा है। मेरी जो थ्योरी है वो गलत हो जाती है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। मैं ऑब्वियसली अपने आप को गलत थोड़ी प्रूव करूँगा। छोड़, इस नंबर को हमने वो किया, इग्नोर किया। अभी हल्का सा बड़ा नंबर था, ठीक है। तो इस यहाँ पर अगर आप कुछ भी डिनोमिनेटर में वैल्यू कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है आपकी न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ के आ जाएगी। और शायद इसी वजह से हम लोगों का यहाँ पे 700 वो आ गया हम लोगों का यहाँ पे 700 कह रहा हूँ, यहाँ पे 700 आया था, जबकि 656 आना चाहिए था। थोड़ा और कम आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको, जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ थी उसे कम कर दिया। तो जाहिर सी बात है आपकी न्यूमरेटर वाली चीज़ उस साइड बढ़ जाएगी। अगर आपको चीज़ समझ में आई तो कोई बात नहीं। आप जितना आपको ज़रूरी था, जो आपको टूल्स चाहिए थे, आप उतने टूल्स ले चुके हो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो गुड क्वेश्चन, तो वाज अ गुड क्वेश्चन। मूविंग ऑन, आओ आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन इक्वेशन, व्हाट द फक इज दिस इक्वेशन? अरे थोड़ी गलत लिखी होगी ये। आओ पढ़ते हैं। इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। सर्टन कंक्लूजन आर रिटन विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। अब ये इक्वेशन है कैसी। एक बात है, हम लोग को ये सब इक्वेशन होंगी, ये आई गेस एनर्जी, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी निकालनी है अलग अलग एटम के लिए, उसकी इक्वेशन से। कैसे पता चला भाई? देखो इजी था, ये n² है बात है भाई। ये जो अजीब सा ये सॉर्सरी रखी है ना यहाँ पे, यूनिवर्स, डॉक्टर सिंह का कुछ रूल 34 यूनिवर्स, या सॉरी रूल 32 यूनिवर्स चल रहा है, या रूल 34 होता है, जो सा भी रूल होता है वो वाला यूनिवर्स यहाँ पे कुछ अजीब सा चल रहा है। ये n² होगा, तो थोड़ी इन लोगों की बिहेव साइड में ऊपर नीचे हो जाता है, वैसे सबकी में हो जाएगा, कोई नो नीड टू ड्रॉ सम फ्लैग। और ये n² का मतलब तो शेल हो गया, और z² का मतलब हो गया कौन सा, मतलब अलग अलग एटम, एटॉमिक नंबर। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। चेंज इन एनर्जी नहीं निकलने वाली इससे, पहले आपको एक ऑर्बिट का निकालना पड़ेगा। ऑर्बिट शेल सेम मान लो, सिनोनिमस मान लो, और एक ऑर्बिट का निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे ऑर्बिट का निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो ये यूज नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से ए गलत है। एक बार फिर भी नीचे के देख लेते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6। जितना ज़्यादा ये बढ़ाओगे आपका आंसर उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है।
आई वुड से हैज़ अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, क्योंकि 6 जितना ज़्यादा ये अच्छा नहीं सही है, बी सही है, बी तो सही है हाँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी 1 वैल्यू रखो तो आपका अभी मोर नेगेटिव छोड़ दो, इसे नेगेटिव वो कर दो, इग्नोर कर दो, इसका मॉड ले लो। क्यों अभी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि वैसे हमने नेगेटिव वाले टर्म को यहाँ आंसर से हटाया, यहाँ से मोर, बस मोर देखो, बस मोर नेगेटिव छोड़ दो, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। मोर नेगेटिव ठीक है, या इसको मोर नेगेटिव इज इक्वल्स टू मोर मान के चलो। अभी एन अगर 1 होगा ठीक है, ई अगर एन फिर 6 कर दोगे, इतना इसको डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे तो अब ऑब्वियसली आपका हाँ ई जो है एनर्जी जो है कम होती जाएगी, नीचे हो जाएगा ये, विच इज़ नाइस। और जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा आप जैसे एन बढ़ाते चले जाओगे, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, जितना ज़्यादा आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, बाय द वे ये ऑब्वियसली कोट एंड कोट सर्कुलर है, आपको पता है कि अच्छे से सर्कुलर नहीं होता है, एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, जो भी है जितना आप दूर जाओगे शेल से उतना ज़्यादा लूजली बाउंड होगा, उसने भी यही कहा है, पहली दूसरी भी इक्वेशन सही है। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड, हाँ ठीक है सही बात है। इन्फिनिटी पे इन्फिनिट डिस्टेंस पे अगर ले जाओगे, मान लो आपका न्यूक्लियस यहाँ पे है ठीक है, और ये रहा आपका, मतलब सॉरी रुक जाओ अच्छे बनाने दो, ये रहा आपका न्यूक्लियस, मस्त न्यूक्लियस बनाया है ना, ठीक है रुक जाओ। इन्फिनिटी का मतलब मैं तुम्हें अच्छे समझाऊंगा आज। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है ठीक है, तो फिर ही बन गया हो, ये आपका न्यूक्लियस। आप देखना स्क्रॉल करते करते हम ऊपर जा रहे हैं, ये पहुंच गए हम टॉप पे, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, आया ही नहीं गाइस, बनाया तो यहीं कहीं था, अब समझ में नहीं आ रहा है इसके ऊपर गंदगी कहाँ है, और हाँ वो रहा शायद मिल गया, अच्छा नहीं ये तो स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ था सॉरी खैर जो भी है तुम समझ गए ना, इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा ही नहीं। अब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचा तो उसका क्या करें हम लोग, तो सिग्निफिकेंस ये है कि फिर उसमें कोई एनर्जी नहीं बची। अब जैसे जैसे पास आते जाएंगे ना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, इसलिए नेगेटिव होती है वो, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिट, ओ अच्छा ये हाँ, इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, नहीं गलत है ये, स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट गलत है ये सेकंड वाली चीज़ गलत थी, सॉरी ये पूरा स्टेटमेंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा, और आई गेस ये भी चीज़ सही बताऊँ तो गलत है, लेकिन आप ठीक है हाँ इस इक्वेशन पर्टिकुलरली इस इक्वेशन के थ्रू थोड़ी निकालोगे चेंज, आपको ऐसी 2 इक्वेशन लेनी पड़ेगी, ऐसी सेम टू सेम 2 इक्वेशन लेनी पड़ेगी, उनको माइनस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं होता तो कंटेस्ट करता वहाँ पे, मैं होता तो खैर पानी पीने लगता वहाँ पे तुरंत ही, बट कोई बात नहीं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15। अरे यार ये एक तो जूम आउट नहीं होता, ये दिमाग ख़राब होता है इससे, ओह फक, ओह आई कैन डू दैट, आई डोंट नो। अरे कहाँ गया भाई, फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड, मैं क्या चाह रहा हूँ भाई तुम लोग मेरे से, ओके वॉच एवर काफ़ी पहले हुआ करता था ये कट कॉपी पे, ये फालतू बकवास मत करिए भाई, अब ये जूम आउट नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ ये बताओ। हाँ, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक, आपको सबसे कम एनर्जी तब मिलेगी, ये याद रखना, सबसे कम एनर्जी तब मिलेगी जब आपके जो जंप होगी उसमें सबसे ज़्यादा कम एनर्जी का वो हो, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन चाहिए। लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे कूदे हो और वो फ्लोर बहुत पास हो, ठीक है, एक फ्लोर का डिफरेंस हो बेस्ट है। 6 to 1 जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने वाली है। 5 to 3 इसमें भी 2 फ्लोर का डिफरेंस है। अब आंसर हो सकता है 5 to 4 या 6 to ये 6 to 5 है। अब ठीक है, अब कैसे पता लगाओगे, अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जैसे 1 to 2 का बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है, 2 से 3 के थोड़ा सा छोटा है, 3 से 4 का और छोटा है, और 4 से 5 का और छोटा है, तो ऐसे ही सबसे छोटा डिफरेंस आएगा आपके 6 to 5 तक का। वैसे मैं श्योर नहीं था, ये मैं ऐसे ही जा रहा था, वरना मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता।
मेरे हिसाब से तो यही लॉजिक है, बाकी आप इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो चाहो तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में घुसा दो यार, क्या लगाना है तो लगाओ, अगेन हु केयर्स। चलो ये आगे बढ़ें। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना, सिंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट विल बी, दूर जाओगे कम एनर्जी हो जाएगी, तो डी आंसर नहीं होगा, इतना तो बता देता हूँ, डी आंसर नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। आपको एनर्जी वाला फॉर्मूला याद है क्या? नहीं यार, ऐसा तो याद तो नहीं है, बट ऐसा कुछ था कि माइनस 2.1 समथिंग 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 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये भी चीज़ याद है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता क्यों। आपको निकालना है, देखो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, तीन चीज़ें मैं निकाल के चलूँगा इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तो आप ये देखो कि हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही एटम की बात कर रहे हैं, तो जेड स्क्वायर दोनों का सेम होगा, ये कांस्टेंट है तो सेम होगा। तो अगर आप डिवाइड करने जाओगे ना, ऑब्वियसली कांस्टेंट सेम ही रहता है, हेंस इट इज़ नेम्ड कांस्टेंट। अगर आप E1 अपॉन E2 लिखने जाओगे, E1 अपॉन E2, ये बराबर हो जाएगा आपके, ऑब्वियसली इफ़ यू गाइस कैन नॉट डू दीज क्वेश्चन, जो कि मुझे लग रहा है कि मे बी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा। इफ़ यू कैन डू दिस, गुड फॉर यू, मोस्ट ऑफ यू कैन डू दिस फास्टर देन आई कैन। इफ़ यू कैन डू दिस देन genuinely happy for you, but if you cannot do this it's fine, just practice these nuts। मैं प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, फीट नहीं है ये, ठीक है। सेकंड बोर ऑर्बिट यानी कि n कितना हुआ, n हो गया 2। बोर ऑर्बिट क्या होता है? ये अरे हाइड्रोजन के ऑर्बिट को ये लोग बोर ऑर्बिट बोल देते हैं, वो सब छोड़ो, इतना वो नहीं है। सेकंड बोर ऑर्बिट, सेकंड यानी कि n का स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ का 2 का स्क्वायर हो गया 4। आपको निकालना है फोर्थ वाले का, ठीक है। बाय द वे ये अगर मैं रुक जाओ, E1 अपॉन E2, अगर एक ही उसमें बात कर रहे हो, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, अगर एक ही एटम की बात कर रहे हो तब, तो N2 यानी कि दूसरा ऑर्बिट नहीं, जो भी ऑर्बिट लिया है हमने दूसरे नंबर पे चौथा ऑर्बिट लिया, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 82 है आंसर। सेकंड डीज नट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n to 4 चौथे फ्लोर से लेके जब पहले फ्लोर पे गिरेगी, फिर बताइए कि उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी निकलने वाली है। गुड क्वेश्चन बॉय, गुड क्वेश्चन। या देखो, मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ, राइडरबर्ग कांस्टेंट के थ्रू लैम्डा निकल जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या करोगे? ठीक है, अगर लैम्डा निकल जाएगा, हम लोगों को लैम्डा का तो आता है, हाँ, तो जब लैम्डा निकल जाएगा तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ निकल जाएगी, तो उससे स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करके हम लोगों का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। क्या मतलब हुआ? अरे आपको ये फार्मूला तो याद है, थोड़ी देर पहले पढ़ा, काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू राइडरबर्ग कांस्टेंट। राइडरबर्ग कांस्टेंट हो गया 10⁵ अपॉन 10⁻², 10⁻³ मान लो राइडरबर्ग कांस्टेंट को। वैसे तो आप कुछ देर पहले मैंने दिखाई दिया 1.97 समथिंग करके था, 55 ऐसे कुछ करके था, तो इसको 10⁵ माना मैंने पहले तो, सॉरी 1.09 इंटू 10⁵ माना, 10⁵ माना, फिर मैंने इसे इग्नोर कर दिया। अब ये सेंटीमीटर पे था, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 10⁻³ ठीक है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z का स्क्वायर हो गया 1। अब ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1, क्योंकि छोटा ऑर्बिट यहाँ लेते हैं। छोटा ऑर्बिट यहाँ कैसे लेते हैं यार? छोटा ऑर्बिट तो बाद में लेना चाहिए, नहीं, फाइनल ऑर्बिट पहली बात तो यहाँ लेते हैं, और चौथे से जब पहले पे गिरोगे तो जाहिर सी बात है फाइनल तो 1 ही हुआ। और दूसरा ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा, वेवलेंथ नेगेटिव में आएगी नहीं, तो यहाँ पे बड़ा नंबर रखना, यहाँ पे बड़ा नंबर रखोगे ना, सही बात है कि नहीं। 1 अपॉन ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो यहाँ पे भी 16 लगाओ, यहाँ पे भी 16 लगाओ, ठीक है। लैम्डा आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा निकल के आ जाएगा आपका 16
अपॉन 1500 है ना, 1500 30, हाँ ठीक है, 16 अपॉन 1500 आपको निकालना है। ये आएगा बाय द वे मीटर में, है ना। आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो आप इसे 3 × 10⁸ से वो डिवाइड कर दोगे। ये हो गया 16 × 1500 हो गया ऊपर 1500, ठीक है। तो 3 × 15/16 × 10⁸ 8 + 3 11 के आसपास कोई है ही नहीं। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई हमसे। 11 के आसपास नहीं है कोई, कुछ तो गड़बड़ हम लोगों ने करी होगी। हम लोगों ने खैर ये इक्वेशंस क्यों नहीं यूज़ करी, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से जा रहे थे, जिस रास्ते से जो रास्ता हम लोगों ने पकड़ा था, वहाँ पे ये नीचे वाली जो चीज़ें इन लोगों की ज़रूरत पड़ती नहीं हम लोगों को। चलो हम लोगों को आंसर असाइड हम लोग देखते हैं हम लोगों ने एग्जैक्टली गलती क्या करी है। हम लोगों की गलती क्या है यहाँ पे देखें ज़रा। ठीक है, 1/1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 जी, ठीक है। 16 - 1 हो गया 15। मुझे मेरी गट फीलिंग है कि हम लोगों ने यहाँ कुछ गड़बड़ करी है, अगर मैं सही बताऊँ तो। लैम्डा हो गया हम लोगों का, ये हो गया 1500/16, 16 ऊपर गया। क्या गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने? हम लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? जो भी है, चलो फर्स्ट डिजिट देख लेते हैं। हम लोगों का जो आंसर आने वाला है वो मोटा मोटा 3 के आसपास आएगा, हल्का सा 3 से कम, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। समझ रहे हो ना, 2 पॉइंट समथिंग है क्या कहीं? 3 से हल्का सा कम आना चाहिए। एग्जैक्टली 2 है और 3 से हल्का सा ऊपर है। बताओ किसके साथ जाएं? इसके साथ चले जाते हैं। हम लोगों ने कहीं एस्टिमेशन लगाया क्या? हम लोगों ने कहीं एस्टिमेशन नहीं लगाया। हम लोगों ने यहाँ एस्टिमेशन लगाया था बस। चलो 3 इसके साथ जाते हैं क्योंकि सबसे क्लोज यही है। चलो देखते हैं हम लोगों ने क्या गड़बड़ करी। हेलो बच्चों, अब हमें 2 चीज़ पता लगानी है। क्या क्या पता लगाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले तो ये पता चले कि हम लोगों का 10⁻11 कैसा आ रहा है, और दूसरा कोई हमें ये बता दे कि नहीं, बस इतना ही पता चल जाए। कोई मुझे कमेंट में बता दे क्या गड़बड़ हुई है। so let's see the question, and the question is the frequency of the radiation emitted when the electron falls from n = 4 to n = 1 in a hydrogen atom में। मतलब हमसे ये बोला बेटा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की होगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता होगा, वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन यूज करने वाले फॉर्मूला, वो हम लोग एनर्जी ऑफ द होल की फॉर्मूला रहेंगे, क्योंकि -2.178 × 10⁻−18 z² होता है। तो अगर हमें बेटा ये जो फॉर्मूला है इसको हमें कन्वर्ट करना है एनर्जी चेंज में। तो आपका किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी को पता रहता है। अगर हमें ऑर्बिट चेंज, अगर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट चेंज हो रहा है हमें उसकी एनर्जी डिफरेंस दिखना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं बेटा डेल्टा E = आपका -2.178 × 10⁻, मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया 2.1 एन बेटा यहाँ पर। अच्छा, बाय द वे अगर जिसको जानना था कि राइडर वर्क कांस्टेंट कहाँ से आता है, मोस्ट ऑफली यहीं से आता है। मोस्ट ऑफली क्या, आप देखो यहाँ पे एनर्जी दे रखा है, तो अगर डेल्टा ई की वैल्यू दे रखी है आपको, डेल्टा ई की वैल्यू दे रखी है, और आपको याद है राइडर वर्क में हम लोग सिर्फ 1/λ लेते हैं, तो यहाँ डेल्टा ई की जगह hc/λ रख के देख लो, और ये जो 2.178 वाली चीज़ है वो रख दो, और ये -2.178 को डिवाइड कर दो hc से, आपका पक्का राइडर वर्क कांस्टेंट आ जाएगा। लिख के दे रहा हूँ, 16 हो जाएगा माइनस जो डेल्टा ई आपके पास यहाँ पर आएगा। ये क्या करके। अच्छा, ठीक है। इन लोगों ने ऐसे क्यों किया? 16 को पहले क्यों रखा? 16 वाले टर्म को। इनका नेगेटिव में भी तो है, वो भी तो देखो। इनका नेगेटिव यहाँ के नेगेटिव से कट जाएगा। -90% एनर्जी अच्छी से बढ़ निकालना क्या था हम लोगों को? फ्रीक्वेंसी तो निकालनी थी। हाँ, ठीक जो कि आप 2 * तो आपको ऊपर जाएगा। तो भाई आपकी जो वैल्यू आया होगा इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। तो थैंक यू। चलो कोई नहीं, सर का तरीका, हम लोग का तरीका। सर ने हमारे तरीके से नहीं किया, सर ने एनर्जी के डिफरेंस से किया। हम लोगों ने पहले लैम्डा निकाला था, उसके बाद फ्री। सही बताऊँ तो सर का ज़्यादा सही तरीका, हम लोग का थोड़ा वो तरीका है। हम लोग का तरीका बाकी ये है कि हम लोगों ने जो किया वो जो पहले से करते आ रहे थे वही चीज़ कर दी यहाँ पर भी। हम लोगों को कुछ डिविएट नहीं करना पड़ा। हम लोगों को थोड़ा, हम लोगों का कंफर्टेबल तरीका है, थोड़ा लंबा तरीका लेकिन कंफर्टेबल है।
मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ अपने नोट्स में। अब जैसा हम लोगों ने किया वैसा भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोगों का आंसर भी तो गलत आ रहा था, वो भी एक सिग्निफिकेंट बात है भाई, सही बात है। चलो इसे ऐड करो, आगे बढ़ो। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इतना, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ये टोटल एनर्जी है, ये मोस्ट प्रॉब्ली टोटल एनर्जी होगी। अरे देखो, मैं एक तो तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूँ हल्की सी। जो भी एनर्जी होगी आपकी टोटल एनर्जी, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक टकरार अगर वो चल रहा है, पहले तो यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स मत लगाना, बट फिर भी थोड़ा ऐसे ही लॉजिकली सोचो। अगर कोई ऐसे चक्कर खा रहा है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि वो घूम रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि उस पर अट्रैक्शन आ रही है। तो इतना याद रखना कि भैया टोटल एनर्जी जो होगी, ये पहले ऐसा याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी इज़ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एक और बात, मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वैसे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना। और टोटल एनर्जी जो है, ये याद रखने वाली बात भी नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन रखे हैं हम लोग। अगर आपको नहीं पता ये बात, तो सही बताऊँ तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और कब किया था हमने वो क्वेश्चन आंकी की प्लेलिस्ट में होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली आज भी आया होगा वो क्वेश्चन। अगर मैं आज आंकी करने बैठता तो आज आता वो क्वेश्चन। खैर जो भी है, इज़ नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज़ नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी दे ही रखी थी नेगेटिव 3.4, उसका नेगेटिव करो तो पॉजिटिव काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होती है भाई। चलो आगे बढ़ो। ये अगर इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अच्छा एक्सप्लेनेशन है पिछली वाली वीडियो में, वरना इसी वीडियो में अगर 3-4 बार ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कर दूंगा रिपीट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया ही है भाई, क्वेश्चन रिपीट करो। हु मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ? फक, आई डोंट नो मैन। ये सब पुराने हैं लोग, थॉमसन पुराना, रथरफोर्ड पुराना, इन लोगों के टाइम पे तो शायद ये बोर वाली थ्योरी तो एकदम लास्ट में आई थी। हुंड हो सकता है, हुंड ने किया, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वगैरह वाले चैप्टर में आता है। हुंड्स रूल जो होता है, मे भी हो सकता है। समरफील्ड भी हो सकता है, ये सोमरफील्ड जो भी है, सोमरफेल्ड ये भी हो सकता है। तो मैं डी के साथ जाऊँगा, क्योंकि मैंने इसका नाम कभी सुना ही नहीं है। बेकार क्वेश्चन, छोड़ो ऐसा। द बोर्स ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम n = 1 इज अप्रॉक्सीमेटली, फक मैन, आई डोंट वांट टू सिट एनीमोर। देखो, बोर ऑर्बिट रेडियस मैंने बता ही दिया था क्या होता है। हाइड्रोजन वालों को बोर ऑर्बिट रेडियस जो भी होता है बोल देते हैं इसे, और कुछ खास बात नहीं है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2 ऑर्बिट इन एंगस्ट्रॉम इज। अरे देखो यार, पहले तो ये दिमाग लगा लो, इसके फर्स्ट और उसकी दे रखी है। ये वाला टर्म अगर आपको थ्रो ऑफ कर रहा है, इस वाले टर्म को, फक दैट टर्म, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको जानने वाली क्या चीज़ है यहाँ पे? जानने वाली चीज़ है, ब्राइटनेस को कम हो रखी है। हाँ, जानने वाली चीज़ यहाँ पे है कि आप फर्स्ट ऑर्बिट से, आपका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है, जाहिर सी बात है दूसरे ऑर्बिट का रेडियस ज़्यादा बड़ा होने वाला है फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से, क्योंकि वो दूसरा ऑर्बिट है, बड़ा ऑर्बिट है, तो वाई ज़्यादा बड़ा होगा एक्स से, ठीक है। फर्स्ट थिंग एलिमिनेट करो। चलो, 0.53 से छोटा कौन है? ये छोटा है, तो बी डी ए हो सकता है, ठीक है। आप सोचोगे यार हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है भाई, कि रेडियस हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एन के, तो मैं R1/R2 इक्वल N1/N2 कर दूँ। बट ऐसा मैंने एग्जैक्ट सेम यही गलती करी थी, मेरे को अच्छे से याद है। ये अच्छा नहीं है एक्चुअली। लेजिटिमेट ऐसी है इक्वेशन, R1/R2 इज इक्वल्स टू N1/N2। भाई मैंने भी तो यही कहा, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको R2 सीधा मिल जाएगा। अब N1 तो 1 था, तो इसे छोड़ो, N2 हो गया 4 × 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 5 4 = 20, 2 से थोड़ा ऊपर जाओ, ये हो गया 212 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है आंसर।
इजी क्वेश्चन। एक बोर ऑर्बिटल दे रखा है एटम का, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n1 टू n3 हाउ मच एनर्जी विल बी एमिटेड और अब्जॉर्ब। अर्ग्स में बताना है। अर्ग्स में बताने का क्या मतलब हो गया? अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले ही किया था, कुछ नहीं करना आपको। जो एनर्जी वाला फैक्टर होगा, ठीक है, जो भी एनर्जी वाला आपका फैक्टर होगा, अब यहाँ पे ना जो सर वाली इक्वेशन है अब वो काम आने वाली है हम लोगों को। जब भी जंपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वैसे जंपिंग ना बोल के फॉलिंग बोले हम तो वो ज़्यादा अच्छा है। फाको फॉलिंग बोले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप थर्ड से फर्स्ट में कूद रहे हो। नहीं सॉरी, अच्छा यहाँ जंप ही कर रहे हो, हाँ ठीक है, तो फर्स्ट से थर्ड में कूद रहे हो, तो एनर्जी एमिट क्या अब्जॉर्ब ही करोगे। एनर्जी एमिट क्या करोगे? एनर्जी आप अब्जॉर्ब करने वाले हो। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर तक जंप करोगे तो भैया जाहिर सी बात है एनर्जी लगने वाली है, तो एनर्जी आप अब्जॉर्ब करोगे। हाँ तो खैर जो भी जंपिंग फॉलिंग वाले क्वेश्चन है उसमें हम लोग अभी तक तो यही करते आ रहे हैं, 1/λ जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया है 10/5 10/3 या 5 लेके चलते हैं, रुक जाओ, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन लेके चलूँ, या मैं मॉडिफिकेशन क्या, ये जो फार्मूला जहाँ से आता है वहाँ लेके चलते हैं आपको एनर्जी वाला अगर फार्मूला याद हो, कुछ फार्मूला पहले नेगेटिव 2.1 समथिंग करके 2 पॉइंट समथिंग करके ऐसे z²/n² था एंगस्ट्रॉम में। 2.137 था, नहीं यार 2.137 नहीं था, कुछ भारी सा नंबर था, रुक जाओ पीछे चेक कर लेते हैं कहाँ था। 178 था, 178 इंटू 10⁻18 जूल्स। ठीक है, आओ फिर से थोड़ा अच्छे से लिखें। इक्वल्स टू एनर्जी बराबर है नेगेटिव ऑफ 2.178 इंटू 10⁻18 जूल्स है z²/n²। ठीक है, क्या करें इस इंफॉर्मेशन का? अब देखो, एक एनर्जी दे रखी है आपको, अभी हम लोग चीज़ें नहीं डालने वाले इसमें। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ आपके लिए नेक्स्ट एक चीज़ बड़ी बेहतरीन चीज़ बता दूंगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन से डील कर रहे हैं तो z = 1 है, तो हम लोग का z का चक्कर ख़त्म हो गया। z एटॉमिक नंबर है बाय द वे, अब हम लोग का चक्कर रह गया n का। ठीक है जी, अब इसका क्या करें? देखो कुछ नहीं करना, अभी एक और चीज़ बता दूं आपको ये पता चल गया कि ये एनर्जी के लिए यूज़ होता है। जंप कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपको एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी ऑफ, आपको कितनी एनर्जी लगेगी कि एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिटल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल, है ना? क्यों? क्योंकि यार थर्ड में जा रहे हो, फाइनली आपको देखना है कि तीसरे फ्लोर पे कितनी एनर्जी, फिर पहले फ्लोर पे कितनी एनर्जी, फिर दोनों को माइनस करो तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो आप लिखोगे माइनस ये वाला पूरा का पूरा टर्म, रुक जाओ, पूरा तो नहीं लिखने वाला मैं, ठीक है जी, थैंक यू। छोड़ो, ये ऊपर वाला डिलीट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इसको कट कॉपी पेस्ट कर देता तो हम भूल ही गए। चलो छोड़ो, कोई नहीं। अब यहाँ देखना, माइनस का ये ब्रैकेट में, ठीक है। अब तो कहोगे यार ये तो सेम चीज़ है, नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड लेवल ऊंचा लेवल है, तो मैं यहाँ पे ये कलर डाल देता हूँ, रेड डाल देता हूँ। ये रेड नहीं है भाई, क्या पागल हो क्या तुम लोग? ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे इसको भी मिटा दूँ पहले। ये हो गया 1 का स्क्वायर में क्या ही लिखना, हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी क्या हो रहा है यहाँ तक तो ठीक है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, यहाँ पे चीज़ें विल गेट अ लिटिल बिट स्पाइस है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस कर दो इसे, सॉल्व कर लूँगा इसे पहले।
चलो छोड़ो, इसे x मान के चल रहा हूँ मैं, ये पूरा का पूरा टर्म x मान के चल रहा हूँ। तो माइनस एक्स अपॉन 9 और प्लस x है ना, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 9, यहाँ 9 ले लो, ये हो गया, ये हो जाएगा 8x अपॉन 9। अब x का डिलेमा भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 9, x था हमारा। नेगेटिव लेना है क्या? अब नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था ही, अगर इसे हटा दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये अपॉन 9 था ही, तो समझ रहे हो ना, एग्जैक्ट यही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे नेगेटिव, अब थोड़ी नेगेटिव लोगे तो लिखो सीधा सीधा 2.178 इंटू 10⁻⁻18। लेकिन यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी अगर सॉल्व कर दोगे, अभी सॉल्व करके रख दोगे, तो ये 2.178 से हल्का सा कम आएगा, लगभग 2 के आसपास आंसर आएगा, लेकिन वो आएगा जूल्स में। आपका चारों आंसर जूल्स में थोड़ी है, अर्ग्स में देना था आपको, या जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं उसको, जैसे प्रोनाउंस करते हैं। एक सेकंड पर, मेरी आँखों में दर्द हो। अब उसे जैसे प्रोनाउंस करते हैं, और अर्ग्स में बनाने के लिए आपको जूल्स को मल्टीप्लाई करने का मोल से, ठीक है। तो यानी कि 6 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 जो भी है, ये हो जाएगा आपका ऐसा 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है। अरे देखो, ये 2 के आसपास हो जाएगा, 8/9 से मल्टीप्लाई करोगे, ये लगभग 2 के आसपास हो जाएगा आंसर, ठीक है। और 2 6 2 जा 12 है कहीं आसपास? 12 है ही नहीं कहीं, क्या गड़बड़ हुई है? चलो देखते हैं। 12 नहीं है, 13 भी नहीं है, सबसे क्लोज 19 है। 19 कर लेते हैं, सबसे क्लोज है तो यार, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आना चाहिए ना, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये 19 क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये तो 0.919636 है। अरे यार, मैंने बोल तो रहा हूँ, मैं डेसिमल वेसिमल नहीं छेड़ता मैं, जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती। डेसिमल छेड़ने जाओगे ना, तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं डेसिमल में काफ़ी कुछ गलतियाँ कर देता हूँ। आई टेंड टू ओवरलुक स्मॉल लिटिल थिंग्स। when an electron comes from n = 1 to 3, how much energy will be emitted or absorbed? कितनी एनर्जी आपकी इमिट होगी, कितनी एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी, तो क्या तरीका होता है? और ये हम लोग करते हैं, फर्स्ट ये क्लिक करते हैं, ये आपको। अरे ये क्या आ गया? अच्छा, ये अर्ग्स में है, ठीक है। तो माइनस कितनी होगी? -1 9 1 जा 9 है ना, तो समथिंग ये वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे पास। अब बेटा क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? आपको बेटा आपका 10 क्योंकि आपको पता है बेटा, ये आप यार बेटा, ये पता होना चाहिए बेटा, 1 जूल में हमारे पास 10⁻⁻7। ये क्या आ गया? ये 13 12 कहाँ से आया? तो सबसे पहले बेटा आपकी एनर्जी जो होती है वो आपके पास होती है एब्जॉर्ब, आपको पता होती है एनर्जी हमारी क्या होगी बेटा, यहाँ पर आपकी एनर्जी होगी, आपकी एब्जॉर्ब होने वाली है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का बेटा आपका फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितनी जा रहा है, या आपका एक्साइटेशन का स्टेट है, एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाला है। अब इसको हम सॉल्व करने बेटा, तो मेरे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू बोथ के लिए, आपके पास होता है बेटा -1312 है ना, और ये आपका n² तो z² और ये जो आपकी वैल्यू गिवन है बेटा, आपके पास इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल आपके पास गिवन है, ये जो आपके पास जूल पर मोल आएगा आंसर, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आया ये सब ने क्या किया। बाकी हम लोगों का आंसर तो सही आया, लेकिन डाउटफुल है, ठीक है। तो कोई मुझे अगर कोई जो भी देखेगा वो कमेंट में बता दे क्या करना है। होल्ड बॉयज, लेट मी टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, कि हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन किए भी नहीं, आई गेस बहुत, यहाँ से 7 से लेके 21 में आने में हालत ख़राब हो गई। फक, तो है भाई, लंबा सफ़र है अभी तो। चलो देखते हैं, आऊँगा अभी, चिंता मत करो, बाय।